कर दिया है तुमने? अच्छा, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। कॉलेज में से आकर आप नोट्स लेके जा सकते हैं, ठीक है। यूनिट का नाम है विद्युत एवं सदिश क्षेत्र। स्थिर एवं गतिशील आवेशों के क्षेत्र, स्थिर एवं गतिशील आवेशों के क्षेत्र। ठीक है, ये आपका बुक में चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 स्थिर एवं गतिशील आवेशों के क्षेत्र। ठीक है, तो आपका टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? थोड़ा सा कल इंट्रोडक्शन मैंने कल करवा दिया था कि विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होगा। किसी भी स्थिर आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के पास हम कोई परीक्षण आवेश Q0 लेकर आते हैं। परीक्षण आवेश Q0 को आप प्लस क्यू आवेश के पास लाते हैं, तो या तो वहां पर क्या होगा, दोनों के बीच में कूलाम प्रतिकर्षण बल लगेगा या फिर कूलाम आकर्षण बल। तो कूलाम बल क्या होता है? F इज कितना होता है? K इस प्लस क्यू चार्ज पर Q0 अपना परीक्षण आवेश है, बटे इनके बीच की दूरी मान लीजिए कितनी है? R है। ठीक है, R² R कैप। ठीक है, ये तो होता है आपका कूलाम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, अब जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, यदि आपका परीक्षण आवेश प्लस हुआ तो दोनों के बीच में समान आवेश होंगे तो क्या लगेगा? कूलाम प्रतिकर्षण बल। यदि आपका परीक्षण आवेश जो है वो माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच में क्या लगेगा? अपोजिट चार्ज होंगे तो कूलाम आकर्षण बल। ठीक है, अब बात करते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको प्रदर्शित करते हैं हम ई वेक्टर से। ठीक है, ई वेक्टर से। तो ये किसके बराबर होती है? कूलाम बल बटे परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होती है। कूलाम बल बटे परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होती है। तो समीकरण 1 से कूलाम बल का मान हम यहाँ रखेंगे, तो Q0 से क्या होगा? Q0 कैंसिल हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी आपकी? KQ/R² R कैप। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? दोनों आवेशों के मध्य कूलाम बल बटे परीक्षण आवेश Q0, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कूलाम बल का आपने यहाँ पर मान रखा है, तो आपका ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R² R कैप। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? दिख रहा है ना? स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू कितना होता है आपका? U को कैसे लिखते हैं? आपने पढ़ा है -∞ to R F.dr। इसी तरह से परिभाषित करते हैं आप स्थितिज ऊर्जा को। U इक्वल्स टू होता है -∞ से किसी स्थिति R पर आवेश को लाने में किया गया कार्य F.dr। तो आपको F का वैल्यू पता है। F का वैल्यू कितना है? समीकरण 1 से मान रखने पर F का वैल्यू रखो KQ0/R² dr। हमने यहाँ पर F का मान रखा है समीकरण 1 से। ठीक है, तो आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? U इक्वल्स टू कितना आएगा? 1/R² का समाकलन करोगे तो कितना आएगा? माइनस के 1/R, और एक माइनस यहाँ पर पहले से है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी आपकी? KQ0/R। ठीक है, क्योंकि -1/R² का जब आप समाकलन करेंगे तो ये आएगा प्लस के 1/R² का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका?
-1/r² का समाकलन होगा प्लस के 1/r, समाकलन किया है सीधा। ठीक है, ये हो गई आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं रफ करूंगी। अब हम बात करते हैं दो आवेशों के निकाय की, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। फिर हम करेंगे 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, फिर n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? दो बिंदुवत आवेश है, उनको निकाय के किसी बिंदु पर अनंत से लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य किसके रूप में संचित होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। जैसे देखिए कोई दो आवेश हैं, हमने मान लिया एक Q1 आवेश है जो कि किस पर है? स्थिति R1 पर स्थित है। ये मूल बिंदु O के सापेक्ष आपने स्थिति सदिश मान लिया। Q1 कोई आवेश है जो मूल बिंदु O से R1 स्थिति सदिश पर है। ठीक है, अब हम कोई दूसरा आवेश लेते हैं Q2, उसको अनंत से लाकर इस बिंदु Q1 के स्थिति के सापेक्ष स्थापित करने में क्या होगा? इस Q1 के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके आवेश के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य किसके रूप में संचित होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, फिर से सुनो, Q1 कोई आवेश है जो कि स्थिति R1 पर स्थित है। इस Q1 आवेश का क्या होगा? अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा। तो उस विद्युत क्षेत्र में इस Q2 आवेश को अनंत से लाकर स्थिति R2 पर स्थापित करने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब वो कितनी होगी स्थितिज ऊर्जा? ये R2 है और Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश मान लीजिए आप R12 वेक्टर। R12 हो जाएगा, R12 कितना लिख सकते हैं आप इसको? R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो दोनों के, इन दोनों Q1 Q2 आवेशों के मध्य में दूरी कितनी है? R12। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा? U12, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U12 कितना होगा? K Q1 Q2 बाय R12 कैप। यहाँ पर दो आवेश हैं Q1 Q2, दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा K Q1 Q2 बाय R112। जैसे अभी आपको मैंने बताई थी स्थितिज ऊर्जा कैसे निकाली थी, -F.dr करके, वैसे ही हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा K1 Q2 बाय R12 कैप। कैप नहीं आएगा इसमें। अब ये स्थितिज ऊर्जा ही क्या होगी? क्योंकि ऊर्जा ही क्या होता है? कार्य होता है। ये स्थितिज ऊर्जा इस Q2 आवेश को अनंत से लाकर यहाँ R12 स्थिति पर स्थापित करने में इस Q1 द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य क्या है? आपका स्थितिज ऊर्जा है। तो U क्या हो जाएगा यहाँ पर? U12 K1 Q2 बाय R12। कार्य को ही तो ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं ना, जो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे होगी? यहाँ पर हम 2 की जगह 3 आवेश लिखते हैं। ये रफ कर देते हैं। जैसे देखिए यहां पर पहले कोई Q1 आवेश रखा हुआ है। अब Q1 आवेश को अनंत से लाकर आपने यहाँ स्थापित किया
तो कोई विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इसको कार्य नहीं करना पड़ेगा, इसका अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा, दैट्स इट, इसको किसी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे अनंत से लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य, इस केवल Q1 आवेश को अनंत से लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। बट अब हम क्या करते हैं, दूसरा आवेश है Q2, इसको अनंत से लाकर यहाँ स्थापित करते हैं। यहाँ स्थापित जब इसको करेंगे तो इस Q1 द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उस क्षेत्र के विरुद्ध तो कार्य करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य मतलब उस पर कूलाम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि इस Q1 का भी अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इस Q2 आवेश को अनंत से लाकर स्थापित करने में इस Q1 द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य कितना होगा आपका, स्थितिज ऊर्जा 1-2, मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी है r12, तो U12 कितना होगा, KQ1 Q2 बाय R12, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, कोई तीसरा आवेश Q3 लेते हैं, इस Q3 आवेश को अनंत से लाकर यहाँ स्थापित करने में किया गया कार्य किसके रूप में होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब एक तो Q1 द्वारा उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र, उसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, एक Q2 आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर W3 जो होगा कार्य वो किसके इक्वल होगा, एक तो स्थितिज ऊर्जा होगी Q1 और Q3 के बीच में, मान लीजिए डिस्टेंस है R1 R3, Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली 23, R23, R13 और R12, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब Q3 आवेश को आप अनंत से लाकर स्थापित करेंगे तो इस Q1 द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा और Q2 द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो स्थितिज ऊर्जा के दो मान होंगे, एक तो होगा U13 प्लस U23। अब आप लिख सकते हैं U13 का मान कितना होगा, U13 के Q1 Q3 बटे R13 के Q1 Q3 बटे R13, U23 के Q2 Q3 बटे R23, ठीक है। ये आपका W1 हो गया, W2 और W3। पहले Q1 आवेश को लाकर स्थापित किया तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, Q2 आवेश को अनंत से लाकर स्थापित करेंगे तो Q1 द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जब Q3 आवेश को अनंत से लाकर स्थापित करेंगे तो Q1 Q2 दोनों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो टोटल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, W1 U इक्वल्स टू कार्य ही ऊर्जा है W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो तीनों को ऐड करने पर क्या आएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। ये हो गई आपकी तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो आप देख रहे हैं केवल एक आवेश होगा तो स्थितिज ऊर्जा का पद एक होगा, दो आवेश थे तो दो पद आए थे, और तीन आवेश हैं तो तीन पद आएंगे। अब यदि n आवेश होंगे तो कितने पद होंगे, ऐसे टोटल n पद होंगे, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं इसी प्रकार करके n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ओके। तो n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। इसको देखो आप समेशन करके कैसे लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिख सकते हैं इसमें, आप तीन आवेशों में ही देख लो, समेशन करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, K QI QJ RIJ, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, I जो है वो J के इक्वल्स नहीं है, आप देख रहे हैं RIJ यानी कि I और J का वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पर R12 है, R13 है और R23 है।
अब इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इसको i इक्वल टू 3 के लिए लिया है तो i इक्वल टू 1 से 3 और j इक्वल टू 1 से 3, ठीक है। i जो है 1 से 3 है, j 1 से 3 है, मतलब q1 और qi और qj की वैल्यू जो है 1 q1 q2 q3 हो सकती है, आपने लिखा भी है। बट आपने यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, अब इसको आप ओपन करेंगे, समेशन खोलेंगे, i इक्वल टू 1 से 3, j इक्वल टू 1 से 3, तो टोटल कितनी टर्म आएंगी, टोटल यहाँ पर 6 टर्म आएंगी। कैसे, जैसे देखो पहले आप j को 1 लेंगे, i को चेंज करेंगे 1 2 3, ठीक है, फिर ऐसे ही आप i को 1 रखेंगे, j को चेंज करेंगे 1 2 3, तो टोटल 6 टर्म आएंगी। तो फर्स्ट टर्म जैसे यहाँ पर q1 q2 आ रही है, दूसरी यहाँ पर एक q2 q1 भी आएगी, बट वो हमें नहीं लेनी है, इसलिए इसका मतलब हमें यहाँ पर हाफ लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है ये चीज? सुनो, यहाँ पर ये जो 3 टर्म आ रही हैं, 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो हमने लिखी, उसमें केवल 3 टर्म्स आ रही हैं, लेकिन हम इसको समेशन फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया कि qi qj ओवर rij i 1 2 3 j इक्वल टू 1 2 3, लेकिन जब इसको हम ओपन करेंगे तो टोटल 6 टर्म आएंगी, इसलिए हमने इसमें बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से, जिससे कि ये समेशन ओपन करने पर ओवर 3 टर्म्स आएंगी फिर, ठीक है। ये चीज समझ में तो आ रही है, वैसे आपने ये 12th में पढ़ा हुआ है, इसलिए समझ में आना चाहिए कि ये यहाँ से 6 टर्म कैसे आएंगी। i को आप 1 लेंगे और j की वैल्यू आप चेंज करेंगे 1 2 3, तो 3 टर्म्स यहाँ से आएंगी, और j को आप 1 रखेंगे, i को चेंज करेंगे 1 2 3, तो 3 टर्म्स यहाँ से आएंगी, लेकिन हमें टोटल लेनी है 3 टर्म्स, तो 6 में से डिवाइड बाई 2 किया है हमने, तो ये टोटल 3 टर्म्स का हो जाएगा। अब बात करते हैं n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, मान लीजिए q1 q2 q3 qn, n आवेश है आपके पास। अब किसी qi आवेश को q1 q2 q3 qn आवेश है, जो कि स्थिति किस पर है, स्थिति r1 r2 r3 rn, इन स्थितियों पर स्थित है। माना किसी निकाय में q1 q2 q3 qn आवेश स्थित है, जो कि स्थिति r1 r2 r3 rn पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद किसी qi आवेश को अनंत से लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा, इन सभी n आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। सुनो, ये q1 q2 q3 qn आवेश किसी निकाय में स्थित है, तो निकाय में इन सभी आवेशों का के द्वारा क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब किसी qi आवेश को हम अनंत से लाकर इस निकाय में स्थापित करते हैं, तो इन सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इन सभी n आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ठीक है। तो क्या कितने पद आएंगे, अब n पद आएंगे, ठीक है। तो पहला टोटल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, u1i u2i u3i डॉट 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 uni, क्योंकि qi आवेश को ला रहे हैं हम इन n आवेशों के निकाय में, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं w इक्वल्स टू w1i w2i प्लस w3i डॉट 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 wnI। अब इसको क्या लिखेंगे, k q1 qi और नीचे क्या आ जाएगा r1i प्लस k q2 qi अपॉन r2i प्लस k q3 qi अपॉन r3i डॉट 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 k qn qi बाय rni। करेक्ट है इतना?
ठीक है, तो यहाँ पर जो I 1 2 3 जो है इसको हमने मान लिया J की वैल्यू है 1 2 3, तो इसको समेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं आप, सिग्मा, चलो ऊपर लिख दूंगी, यहाँ दिखाई नहीं देगा, ये रफ करूंगी मैं, अभी ये नोट कर लो, सॉरी नोट नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। Q1 Q2 Q3 Qn विभक्त आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, किसी Qi आवेश को इस n आवेशों के निकाय में ला रहे हैं, तो सभी n आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, तो इसको समेशन फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, आपने ये जो है I इसको लिख दिया I इक्वल्स टू J इक्वल्स टू 1 to n, I इक्वल्स टू 1 to n K QI QJ by R IJ I नॉट इक्वल्स टू J। अब यहाँ से 2n टर्म्स आएंगी, तो n टर्म्स लाने के लिए आपको 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गई आपकी n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, देखो ये जो लिखा था ना, इसमें Q1 Q2 Q3 ऐसे n आवेश थे। ठीक है, अब किसी Qi आवेश को हम ला रहे थे, तो इसका और इसके बीच में भी स्थितिज ऊर्जा होगी, इसके आवेश, इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इन दोनों की भी स्थितिज ऊर्जा होगी, और इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, तो वो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो n टर्म्स तो ऐसे आ जाएंगी, और कुछ टर्म ऐसे आएंगी कि इन दोनों के बीच में भी स्थितिज ऊर्जा होगी, इन दोनों के बीच में भी होगी, तो इन टोटल जो n आवेश थे उनके बीच में भी तो स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि उनमें भी तो कार्य करना पड़ेगा ना। तो टोटल यहाँ पर ये 2n टर्म्स होंगी, इसलिए यहाँ पर हाफ का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इतना ये हो गई आपकी n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ये पढ़ा हुआ है आपने 12th में। अब एक क्वेश्चन है, 3 आवेश दिए हुए हैं आपको, Q1 दिया हुआ है, 3 आवेश दिए हुए हैं Q, 2Q एंड -4Q। ये तीनों जो है एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित हैं, Q, 2Q एंड -4Q। ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित है, और त्रिभुज की भुजा जो है, ये जो भुजा है, भुजा की लंबाई दी हुई है आपको A इक्वल्स टू 0.1, A इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.1, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों ही सेम होंगे। और तो आपको निकालनी है निकाय की स्थितिज ऊर्जा। U इक्वल्स टू कितना होगा, मान लीजिए ये आपका है Q1 आवेश, ये आपका है Q2 आवेश, और ये आपका Q3 आवेश। तो आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी U12, U23 और U13। तो U इक्वल्स टू कितना होगा, K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q2 Q3 बाई R23 प्लस K Q1 Q3 बाई R13। अब आपको पता है R12 R23 सभी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, A 0.1 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.1, बाहर निकाल लो। Q1 Q2, Q1 कितना है आपका Q, Q2 का वैल्यू कितना है 2Q, प्लस Q2 का वैल्यू 2Q एंड Q3 का वैल्यू -4Q, प्लस Q1 एंड Q3, Q एंड -4Q।
अब इसको सॉल्व कर लो। k जो होता है वो कितना होता है, k इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 बाई 0.1। अब यहाँ से क्या आएगा, 2q स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, तो बहुत सिंपल है, बट ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत सिंपल भी। ठीक है, तो अब इसमें कितने हो रहे हैं, ये माइनस का ही आएगा, 12 माइनस के 12 प्लस 2 माइनस 10 आएगा, माइनस 10 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 बाई 0.1 क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर तो तीनों में ही कॉमन आ रहा था, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये सॉल्व करो, 9 इंटू तो हो जाएगा 10 टू पावर 10, नीचे है 0.1, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 9 इंटू 10 टू पावर 11, 10 टू पावर 11 क्यू स्क्वायर। ठीक है, और Q भी आपको जैसे क्वेश्चन में गिवन था 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम उसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर सॉल्व करूंगी। ठीक है, U इक्वल्स टू आ रहा है आपका -9 इंटू 10 टू पावर 11, और Q आपको गिवन है 1 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब -9 इंटू 10 टू पावर 11, 1 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू कितना होता है 10 टू पावर -6 कूलम। Q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -12 कूलम, तो हो जाएगा -9 इंटू 10 टू पावर -1 कूलम। यही आपका आंसर है। इसको लिख सकते हैं -0.9 जूल, -0.9 जूल, सॉरी कूलम, कूलम तो इसका था मात्रक चार्ज का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। रफ कर रही हूँ ये, आपकी बुक हो तो बुक में देख लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं वहां पर। आज आप नोट्स लेके जा सकते हैं कॉलेज से। क्या था, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सतत आवेश वितरण के कारण, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। सतत आवेश वितरण क्या होता है, सीधा सा मीनिंग जैसा आप समझ में आ रहा है वर्ड से ही, सतत वितरण यानी कि एक समान रूप से वितरण। जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, वो इस रेखा में एक समान रूप से वितरित है, एक आवेश है वो इस रेखा में एक समान रूप से वितरित है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे रेखीय सतत आवेश वितरण, रेखीय सतत आवेश वितरण। अब यही आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, ये कोई पृष्ठ है आपका, ठीक है, पृष्ठ S में, यदि ये पृष्ठ S में कोई आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो आप इसको क्या बोलेंगे,
पृष्ठीय सतत आवेश वितरण। क्या बोलेंगे? पृष्ठीय सतत आवेश वितरण। अब यही आवेश आपका किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो, किसी आयतन में, जैसे हमने घन ले लिया कोई आयतन, ये वॉल्यूम है आपका, इस वॉल्यूम में आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसको क्या बोलेंगे आप? आयतन आवेश वितरण, सतत आयतन आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण यानी कि उसमें आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो आवेश एक समान रूप से यदि वितरित होगा तो आवेश घनत्व तो क्या होगा? उसके अंदर आवेश घनत्व तो क्या होगा? एक समान होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम अब इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए 3 तरीके से सतत आवेश वितरण हो सकता है: रेखीय सतत आवेश वितरण, पृष्ठीय सतत आवेश वितरण और आयतन सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो हम यहाँ पर सतत आवेश वितरण मान के चलेंगे आयतन आवेश वितरण, कि किसी आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित है तो हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लीजिए ये कोई आयतन है, इस आयतन V में आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इस आयतन सतत आवेश वितरण के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस आयतन V को हम छोटे छोटे आयतन dV अल्पांशों में विभाजित कर लेंगे और एक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर संपूर्ण आयतन के करस्पॉन्डिंग उसका समाकलन कर देंगे तो हमें संपूर्ण सतत आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। अब जैसे हमने इसमें कोई ये dV आयतन अल्पांश ले लिया, इस आयतन V में कोई dV आयतन अल्पांश ले लिया, इस dV आयतन अल्पांश में माना dV आयतन अल्पांश में dV आयतन अल्पांश में आवेश कितना है? dq है, तो आवेश घनत्व कितना हो जाएगा आपका? चलो रिजॉइन करो, चलो एक बार, मुझे ये रिजॉइन का